नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाथ ऑफ सक्सेस में। तो आज दोस्तों हम आपके लिए ला चुके हैं, अभी हाल ही में हुआ है जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम, जो 18 दिसंबर 2022 में ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इसको आज हम आपके सामने पूरा सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो इस बार का ये जो एग्ज़ाम है, ये यूके ने इस एग्ज़ाम को तैयार किया है। तो यूके ने इस बार इसमें जो थोड़ा सा बदलाव किया था, बदलाव तो नहीं कह सकते हम इसको, जो उसने इस बार जो क्वेश्चन पूछे थे वो ज़्यादातर उसने करंट से पूछा था। उसने हिस्ट्री को इस बार ज़्यादा टच नहीं करा है। तो दोस्तों जो इसमें जो पहला भाग जो हमारा आ रखा था, वो पहला भाग था हमारा हिंदी। तो हिंदी में जो पहला क्वेश्चन आ रखा था, हिंदी में था पहला क्वेश्चन, आकाश के तारे तोड़ लाना। तो आकाश के तारे तोड़ लाना का अर्थ है, ये मुहावरा जो है, मुहावरे का जो सही उत्तर है ये है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। तो दूसरा जो इसमें क्वेश्चन था वो था टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों टिप्पणी की जो भाषा होनी चाहिए, वो जो आप अगर एक बार जनसंचार पढ़ेंगे तो उसमें टिप्पणी की भाषा, टिप्पणी का अर्थ होता है कि अपने विचार देना। तो इसकी जो भाषा होती है वस्तु प्रधान भाषा होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड पुलिस का पेपर अच्छा गया होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों इसमें जो थर्ड क्वेश्चन जो आ रखा था वह है शब्दावली का अर्थ क्या है। तो शब्दावली का दोस्तों जो अर्थ है वो है शब्दों का समूह, शब्दों का समूह इसमें सही उत्तर है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसमें, तो वो है कंप्यूटर के संदर्भ में। दोस्तों ये जो कंप्यूटर के संदर्भ में इसने कंप्यूटर वाले पोर्शन में देना चाहिए था, वह इसने हिंदी में डाल दिया था। तो दोस्तों इसमें था कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। तो दोस्तों ये जो पूछा गया है चाणक्य क्या है, ये चाणक्य एक प्रकार का फॉन्ट है। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगा, या इसमें कौन सा क्वेश्चन इसमें हार्ड आ रखा था। तो दोस्तों आप हमको कमेंट करके नीचे बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें था वह था कि कबीर निम्नलिखित किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो दोस्तों जो कबीर थे वह ज्ञान आश्रय थे, वह ज्ञान आश्रय कवि थे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन आ रखा था, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जो हमारा जो हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में साफ साफ दिया गया है कि तुलसीदास जो हैं, कृष्ण गीतावली इन सभी के रचयिता जो भी हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की हैं, जो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, वैराग्य, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली आदि सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों जो इसमें अगला क्वेश्चन इसमें जो आ रखा था वो था कर्म भूमि के लेखक। तो दोस्तों आप सभी ने इस पेपर की अच्छे से तैयारी की होगी। हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन अच्छा आ रखा था, एवरेज क्वेश्चन आ रखे थे। तो दोस्तों जो कर्म भूमि थी, कर्म भूमि हो गया, जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो ये सब थी प्रेमचंद की रचना। इसमें जो अगला क्वेश्चन था हिमक्रीटनी, ये हिमक्रीटनी आपके थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो हिमक्रीटनी आप सही कर जाते, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, दुष्यंत कुमार हमारे सिलेबस में नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका सीधा जो आंसर बनना था वो माखनलाल चतुर्वेदी बनना था। अगला जो क्वेश्चन था, महादेवी वर्मा के रचित भक्तिन के प्रमुख पात्र कौन थी। तो भक्तिन के प्रमुख पात्र, ये आपने 10th क्लास में, मुझे लगता है ये 10th क्लास में ही था ये चैप्टर। तो भक्तिन का जो प्रमुख पात्र था वो लक्ष्मण था, वैसे लक्ष्मण था, लक्ष्मण जो था इसका प्रमुख पात्र था। तो
अगला जो क्वेश्चन है, भारत आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत अपभ्रंश की तीसरी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जैसे जो हमारा हिंदी के जो विकास क्रम है वह है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। दोस्तों जैसे हमारी जो विकास क्रम है वह संस्कृत है, संस्कृत से पाली बनी थी, पाली से प्राकृत बनी थी, और प्राकृत से अपभ्रंश बनी थी, अपभ्रंश से अवहट बनी थी, और अवहट से फिर हमारी हिंदी का विकास हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारे हिंदी के विकास क्रम कि हिंदी का विकास जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था वो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र जो था, तो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र था वो हमारा नैनीताल और अल्मोड़ा था। नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र है वो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो जो हमारा 12th क्वेश्चन था वो थी देवनागरी लिपि का जन्म। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वह हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से, और ब्राह्मी लिपि जो दाएं से बाईं ओर नहीं सॉरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। इसी के विपरीत खरोष्ट लिपि है। खरोष्ट लिपि जो लिखी जाती है, खरोष्ट लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस ओर लिखी जाती है। दोस्तों जो अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो था जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको विराम चिन्ह वगैरह सभी पढ़े हुए होने चाहिए, कौन सा चिन्ह किस लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो था एक आपने देखा होगा इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कभी भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है, तो जैसे भी अगर कभी हम कोई चीज़ छूट जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके हम ऊपर उस चीज़ को ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो इसका था हंस पद, हंस पद का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हंस पद था। और अगला जो क्वेश्चन था भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है, वो कहलाती है वर्ण, उसे वर्ण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन था अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों प्रत्यय आपको पता होगा प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें था इम प्रत्यय, इम प्रत्यय था। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो दोस्तों जितने भी जैसे ये नीम कड़वी होती है तो ये भी स्त्रीलिंग है। अरावली, तो दोस्तों जितने भी नीम कड़वा होता है दोस्तों, सॉरी नीम कड़वा होता है ये पुल्लिंग शब्द है। अरावली बहुत। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा जो पहचानने का तरीका है वो है कि जितने भी पहाड़ों के नेम होते हैं, जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जामुन मीठा है, जामुन मीठी है नहीं होता है, शुद्ध उसका जो शब्द होता है जामुन मीठा होता है, तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो चंबल। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर था वो था चंबल, चंबल की घाटी, आपने सुना होगा चंबल की घाटी। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा रेलगाड़ी किन किन भिन्न भिन्न भाषाओं से शब्दों से मिलकर बनी है। तो रेलगाड़ी जो बनी है वो हमारी अंग्रेजी और हिंदी से बनी है। दोस्तों ये जो दो भाषाओं से मिले हुए शब्द होते हैं इनको हम संकर शब्द बोलते हैं। ये शब्द के भेद आपने जब पढ़े होंगे शब्द के भेद में आपको मिल गए होंगे। इनमें कुछ प्रमुख होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते हैं, ये मुश्किल से 6 या 7 होते हैं। जैसे इसमें कुछ होता है, एक छायादार होता है, एक शब्द इसमें जो एक होता है इसमें छायादार। तो दोस्तों जैसे छायादार होता है ना, छायादार होता है छाया प्लस दार, तो इसमें जो छाया शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जो दार शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और एक इसमें आता है, जैसे एक और होता है इसमें पान प्लस दान।
तो ये पान दान जो शब्द है, पान आपका हिंदी भाषा का शब्द है और दान आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इन सब को 6-7 होते हैं ये आपके, जैसे पानदान हो गया, नाकाबंदी होगी, रफू चक्कर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, सीलबंद हो गया। सीलबंद जो शब्द है वो अंग्रेजी और फारसी भाषा से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों आप अंग्रेजी और फारसी भाषा से मिलकर बना है। तो दोस्तों आप इन सबको याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं है, 6-7 होते हैं। तो दोस्तों जैसे सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद, सत धन आनंद। सत धन आनंद मतलब सता धन आनंद, आनंद। तो इसमें सतधन होगा, तो व्यंजन संधि है। दोस्तों व्यंजन संधि का पहचानने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसमें जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पर आपको अंत में जैसे सतह होगा, इसमें ऐसा विसर्ग लगा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये कौन सा है? आपकी यात्रा मंगलमय होगा, इसमें होगा इच्छावाचक वक्त, इच्छावाचक। तो इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक। तो दोस्तों अगला जो पोर्शन होता है, अगला जो भाग है, इसमें सामान्य ज्ञान जो रीजनिंग का भाग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में इसका जो सही उत्तर है, जो पहले एक क्वेश्चन था कि एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों एवरेज निकालने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस जितना है उससे डिवाइड दे दीजिए। तो दोस्तों इसको जो आप प्लस करके आप जैसे 9 4 15 150 इसका आंसर आया होगा, 150 करके, और आपको काटने पर इसका जो सही उत्तर मिला होगा वो 75 किलोमीटर मिला होगा। दोस्तों ऐसे ही अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन जो दिया गया था, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCDE कौन सा लंबा है। तो इसमें जो निष्कर्ष दिया गया था, इसमें जो कथन दिए गए थे, DA और C से लंबा है, तो DA और C से लंबा है, और B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है। तो दोस्तों इसका मैं सॉल्यूशन तो नहीं करूँगा क्योंकि सॉल्यूशन करने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन E, मतलब ऑप्शन D है, मतलब E जो व्यक्ति था वो सबसे लंबा था। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था कि जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो कोई घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या होगा? तो इसका जो सही समय था वो था 8:30 ही बचेगा, क्योंकि समतल दर्पण है, समतल दर्पण में वही प्रतिबिंब दिखाई देगा जो हम उसको जिस तरीके से हम देखेंगे तो वही प्रतिबिंब बनता है उसमें। तो दोस्तों जैसे अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इसमें वेन आरेख डायग्राम से बना हुआ था। वेन आरेख बहुत ही सिंपल होता है कि जैसे इसमें तरल, पिज़्ज़ा और दूध, इसमें तीनों में संबंध देखना पड़ता है हमें, किसके साथ किसका संबंध बैठ रहा है। तो दोस्तों जैसे तरल, पिज़्ज़ा और दूध, तो तरल पदार्थ, दूध एक तरल पदार्थ है, पर पिज़्ज़ा ना दूध हो सकता है ना तरल हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर D 4। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ है, गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 2 गुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन इसका है सही उत्तर 7। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, दोस्तों जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या दी गई है, इसमें दी गई है 28। वैसे इसमें कुछ लोगों का 32 भी आ रहा था। अब देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या देता है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावृत दिशा में 135 डिग्री मुड़कर और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़कर, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों इसका जो सिंपल तरीका है, इसमें आप पहले ऐसे दिशा बना लीजिए। दिशा बनाने के बाद इस साइड होती है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट, इस साइड होता है नॉर्थ और इस साइड होता है साउथ। तो उसने क्या बोला है कि उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर, मतलब कि इसकी तरफ है, इस दिशा की ओर है, तो वह
वामावृत्त, वामावृत्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब वो वामावृत्त घूमा तो वो दोस्तों घुमाए तो वामावृत्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि वो इस दिशा की ओर घुमा। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो एंगल बना वो हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद अगर वो 45 डिग्री घूमता है तो 45 डिग्री का मतलब हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो अब उसकी जो दिशा थी वो उसकी दिशा, अब जो उसकी दिशा है वो ये है, तो वो कहाँ हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट उसकी दिशा हो गई। तो अब आगे जो वो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर वह उसके पश्चात 180 डिग्री, अभी उसकी स्थिति ये थी, और वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक की दिशा में। तो दोस्तों जो 180 डिग्री हम अगर जोड़ेंगे तो 45 यहाँ से हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, और 45 ही यहाँ से हो जाएगा। तो अब उसकी स्थिति ये हो जाएगी। तो अब जो उसका दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ मुँह है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो अब जो उसकी दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही ऑप्शन दक्षिण पश्चिम होना था। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अभी आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप अब जिसका पेपर इसमें अच्छा गया है उसको बधाई हो, जिसका पेपर थोड़ा कम अच्छा गया है वो अपने आने वाले पेपर के लिए तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, अगर आप अच्छे अपना 100% से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक ना एक बार, एक ना एक जगह ज़रूर होगा। आप बस एग्ज़ाम की तैयारी अपने पूरे मन से लग कर कीजिए। तो दोस्तों ये जो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, मानव नेत्र में किस वस्तु, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो बनता है वो बनता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का उत्तर होता है रेटिना, रेटिना। तो दोस्तों इसमें जो एक अगला क्वेश्चन जो आ रखा था 29 जो हमारा क्वेश्चन था वो था अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। तो दोस्तों इसमें सिंपली एक जो फॉर्मूला लग रहा था, एक के बाद जो 3 बना है उसमें एक के बाद एक प्लस हुआ है, प्लस 3 के बाद 5 होने पे एक प्लस हुआ है, प्लस 5 के बाद 7 एक प्लस हुआ है, 7 के बाद एक को छोड़कर अगला जो पद होगा वो 9 होगा, नीचे 2 के बाद 4 हुआ, दुगना हो गया, 4 का 8 हो गया है, दुगना हो गया है, 8 का 16 हुआ है, दुगना हो गया, 16 का 32 हुआ है। तो जो अगला क्वेश्चन इसका जो उत्तर बनेगा वो 9/32 बनेगा। अब दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन थे जो थोड़ा सेम सेम थे, एक तो 9/32 भी इसका ऑप्शन सेम आ रहा था, एक तो 9/32 भी इसका ऑप्शन सेम आ रहा था, ऊपर से एक ऑप्शन 11/32 भी कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग का 11/32 भी आ रहा है, क्योंकि जो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 11, 11/32 भी इसका आंसर सही हो सकता है। अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। जो 30 क्वेश्चन है वो इसमें सिंपली मैं आपको सिंपली इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर बॉड मास का नियम लगा के, बॉड मास का फॉर्मूला लगा के इसका जो आंसर आ रहा था वो 77 आ रहा था, 77 आ रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल था, 5 की गुणा 10 में हो रही थी, 5 की गुणा 2 में हो रही थी, और 3 की गुणा 4 में होने पर प्लस होने पर 22 आ रहा था, 3 की गुणा 8 में हो रही थी, 5 की गुणा 5 में हो रही थी, प्लस करने पर 49 आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे 9 5 जो 45, 45 और 7 4 जा 7 चौक 28, 28 प्लस 9 अगर आप 45 करेंगे तो आपका आंसर 73 ही आएगा इसमें। तो इसका आंसर 73 आ रहा था। तो अगला जो क्वेश्चन था, जैसे इसमें अगला क्वेश्चन था 32 था, गेहूं के दाने हैं, गेहूं का दाना एक फल है, गेहूं का दाना एक फल है। अगला जो क्वेश्चन था, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर था वो है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम दीनानाथ मांगेश्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अगला जो क्वेश्चन था, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की है? तो वो जो डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस एक्सपो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है, डेफ एक्सपो दिया गया है, तो इसका जो उत्तर था वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, 36 निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ था, इसे जीता था पीवी सिंधु ने। दोस्तों अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया था? तो दोस्तों इसमें जो वापस लाया था वो लाया था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से जो वापसी लाने का जो चलाया था वो ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऐसे ही एक अफगानिस्तान से भी चला था, अफगानिस्तान से चला था दिव्य शक्ति। दोस्तों उसको भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से मैक ओएस भी है, लिनक्स भी है और विंडोज़ भी है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा जो इसका आंसर है कि 1 टेराबाइट में शामिल है, तो इसका आंसर है 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इसमें शामिल होता है। 40 है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाला आवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है स्पैम, उसको स्पैम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में आईटी अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों भारत में जो आईटी अधिनियम आया था वो 2000 में आया था। महावीर का जन्म स्थल, अगला जो क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थल कहाँ पे हुआ था? महावीर का जन्म स्थल हुआ था वैशाली में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम बताइए। तो दोस्तों कई बच्चों ने इसमें कुछ बच्चों ने काफ़ी गलत कर दिया था इसको, कुछ बच्चों ने इसमें कुतुब दरवाज़ा लगा दिया था, लेकिन इसका कुतुब दरवाज़ा नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? जो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। तो अगला जो क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 का परिक्षेपण तिथि थी 24 जनवरी 2019। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन के उत्पादन में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका था हमारा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन को कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई है, भारत में स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो बनाई है वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन पाए गए हैं? तो जो 2021 की रिपोर्ट जो आई है उसमें जो हमारा सर्वाधिक वन जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए गए हैं। और जो अगला जो क्वेश्चन है, मिट्टी-और अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो मिट्टी-और अभियान था वो अंध महासागर और जैविक अध्ययन से था। तो अगला जो क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों पर बना हुआ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है कावेरी नदी पर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आप सभी को पता होगा जीवी मावलिंकर थे। अगला जो क्वेश्चन था, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? समता का अधिकार पूछा जा सकता है। लैंगिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जा सकता है। बालाश्रम आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे। और पूछा जा सकता है बाल श्रम निषेध आर्टिकल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में है। बालाश्रम आर्टिकल 23 में है। लैंगिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। ऐसे ही अन्य जैसे समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। दोस्तों ऐसे ही
आप सभी आर्टिकलों को याद रखिए। मौलिक अधिकार तो आपको पूरा ही याद होना चाहिए। तो जो अगला क्वेश्चन था इसमें जो अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में है। और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। और ऐसे ही शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी लिबरलाइजेशन आया था 1991 में, मनमोहन सिंह की सहायता से। तो जो अगला क्वेश्चन था, अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक किसी पर भी नहीं लगाई गई है। तो ये अभी तक किसी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो 54वां क्वेश्चन बन चुका है। वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार कौन सा देश भारत में सर्वोच्च निर्यात गंतव्य देश बन चुका है? तो दोस्तों सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य देश जो बना है वो संयुक्त अरब अमीरत यूएई बन चुका है। और दोस्तों एक जो हमारे 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में किसी ने अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है तो वो हमारे देश में अमेरिका है। ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने हमारे भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। शायद 120 ट्रिलियन डॉलर का इसने निवेश किया है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 55 क्वेश्चन पर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही की सपोर्ट की वजह से हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए लगातार आगे वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था, अगला जो क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सा भारत सरकार के काश्तकारी व्यवस्था का सुधार अंग नहीं है? तो सुधार अंग नहीं है तो वो है काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार। और जो अगला क्वेश्चन था, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो उसका जो सही उत्तर था वो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दो बैंकों का अभी हाल ही में विलयकरण हुआ है भारतीय पंजाब नेशनल बैंक में। अगला जो क्वेश्चन है 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें संघीय वित्त की समस्या नहीं है तो इसका ऑप्शन था राज्य सरकार की आवश्यकता व साधन में अंतर, या राज्यों की स्वच्छता का प्रश्न, या क्षेत्रीय असंतुलन समाधान में सफलता, या वित्त आयोग को बढ़ाते हुए महत्व। तो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आप देख लीजिएगा कि आंसर की क्या देती है जवाब। तो इसको अभी हम इसको क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही आंसर की आएगी तब हम इसमें बता देंगे कि इसका आंसर क्या था। तो जो अगला क्वेश्चन था वो था 58, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जो 1957 में विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों का जिसने साथ दिया था। तो वो थे नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो बोस्टन चाय पार्टी अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। दोस्तों जो बोस्टन चाय पार्टी हुई थी वो अमेरिकी क्रांति से थी। तो दोस्तों एक ये जनजाति से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन था वो अब यहाँ से उत्तराखंड का पोर्शन शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में जो थोड़ा सा उसने जो इतिहास का जो क्वेश्चन है उत्तराखंड से कोई इतिहास का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो उत्तराखंड जैसे सोमचंद वगैरह, पमार वंश, चंद्रवंश, कुषाण वंश, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे ये क्वेश्चन था ये आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चन था। डोला पाल के आंदोलन किससे था? शिल्पकारों से था। ये किस लिए चलाया गया था डोला पाल के आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि शिल्पकार जो थे मतलब जो दलित वर्ग के लोग थे उनको डोली पे बैठने का, घोड़ी में बैठने का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 से दोस्तों आपने पढ़ा होगा 1857 से 1884 तक हेनरी रैमजे यहाँ के शासनकाल रहे हैं। और ट्रेल जो इसमें एक ट्रेल था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किसने पटवारी के 9 पद सृजित किए थे? वो था ट्रेल। और बैटन ने
आधुनिक भूमि बंदोबस्त जो वैज्ञानिक पद्धति का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो क्या बोलते हैं बैटन के समय में हुआ था। और जो अगला अगला क्वेश्चन था, मथुरा प्रसाद नैथानी व कुछ अन्य गढ़वाली ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना की थी। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिंपल याद रखना है 107 में गढ़वाल 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी लखनऊ में, वो लखनऊ में हुई थी। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें, अगला जो क्वेश्चन है 64, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने का समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसने दिया था। तो वो थे बुद्धि वल्लभ पंत। बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा अखबार 1871 में निकला था, ये भी याद रखिएगा। और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। कौन कुर्माचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बद्रीदत्त पांडे कुर्माचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे। तो दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे 1939 में आए थे, 1939 में आए थे। और जो अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में झंडा फहराने वालों में सम्मिलित कौन नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर था वो थी होमवती देवी। होमवती देवी इसमें शामिल नहीं थी और इसमें टिहरी रियासत ने भी भाग नहीं लिया था। गंगा के निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है। गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है, वो है गंगा और अलकनंदा, जो देवप्रयाग में, जिसके आगे से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो बद्रीनाथ धाम है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बागेश्वर किसके तट पर है। ये इसके नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। बागेश्वर किसके तट पर होना चाहिए था, बागेश्वर है सरयू और गोमती नदी पर। यहीं पर ही 13 जनवरी 2021 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। और इसमें यहाँ पर सरयू नदी में कुली बेगार के जितने भी रजिस्टर थे वो सभी बहा दिए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिव्यंगत विभूति कहा जाता है। गढ़वाल की दिव्यंगत विभूति किसे बोला जाता है, वो है भक्त दर्शन। भक्त दर्शन को बोला जाता है। तो दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता हुई थी। दोस्तों इसमें जो मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने जो इसका मुझे आंसर मिला था वो मुझे जहरी खाल मिला है। अब आप देख सकते हैं कि इसका दुगड्डा भी हो सकता है, ये जहरी खाल है। तो जब आंसर की आएगी तो हम इसको संशोधित कर देंगे अगर इसका आंसर अगर गलत होगा तो। अगला जो क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को बोला जाता है। जैसे कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को बोला जाता है, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को किस प्रकार रोका जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो सीढ़ी नुमा खेती करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। 75 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डोडी ताल टिहरी में। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, ये टिहरी में नहीं है। जैसे देवप्रयाग ताल ये रुद्रप्रयाग में है, हर्षिल ताल चंपावत में, बैनीताल पौड़ी गढ़वाल में। और जो अगला क्वेश्चन है ये 76 में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलाम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता है, ये क्वेश्चन मुझे भी इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसमें इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों आयोग जो उत्तर देगा तो हम इसको उत्तर बता देंगे आपको बाद में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, खतलिंग ग्लेशियर जो है दोस्तों, जो खतलिंग ग्लेशियर है वो टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। वो है 2 सीटें। उनमें से 2 सीटें कौन कौन सी है, एक है हमारा चक्राता जो देहरादून से है, दूसरा है हमारा नानक मत्ता जो उधम सिंह नगर से है। ये
एसटी के लिए सीट आरक्षित है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से 50% बढ़ाया गया था? वो है हमारे भुवन चंद खंडूरी। अभी इन्हीं की जो सुपुत्री है रितु खंडूरी, वो अभी हमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 80 है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो जो हमारे उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य थे वो थे श्री रसेल वेल्टाइन गार्डनर। तो जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे प्रकाश पंत। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि प्रकाश पंत ये जो थे, तो दोस्तों जो हमारे प्रकाश पंत थे वो अंतरिम मुख्यमंत्री थे। जो विधानसभा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो यशपाल आर्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है हमारी 3। अगला जो क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? तो वो हाल ही में लागू हुआ था, 2021 में हुआ था। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई, 7,800 वैसे तो 17 मीटर है, पर आयोग ने इसको 7,816 मीटर बताया है। अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय हिमालयों की पूर्व से पश्चिम की सीमा, पूर्व से जो पश्चिम की सीमा है नांगा पर्वत और नामचा बरवा। नांगा पर्वत और नामचा बरवा जो है दोस्तों, नांगा पर्वत और नामचा बरवा इधर अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अंतिम सीमा है। अगला जो क्वेश्चन है 87 निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस जनपद में है? नंदा देवी शिखर है वो है चमोली जनपद में। दोस्तों वो चमोली जनपद में है। और एक नंदा देवी मंदिर है। नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है? नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 88 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो की गई है गढ़वाल में। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 89 क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो आकांक्षी जिला घोषित किया गया है वो हरिद्वार को किया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है भारत में प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं? तो जनरल विपिन रावत जो थे इनका भी हाल ही में कुन्नूर में देहांत हो गया था। वो थे पौड़ी जनपद के। जो अगले जो हमारे सीडीएस हैं जो अनिल चौहान हैं वो भी पौड़ी जनपद के हैं। और जो यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, जिनका मूल नाम अजय सिंह रावत है, वह भी अजय सिंह बिष्ट है, वह भी पौड़ी के ही हैं। तो दोस्तों जो 91वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है लोक संगीत में अपनी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी। और जो अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक आई है 7वीं रैंक आई है। एक हाल ही में एक और इसी के साथ जो हमारा 2021-22 में एक सूचकांक जारी हुआ था जिसमें हुआ था ऊर्जा और जल सूचकांक, उसमें उत्तराखंड की जो रैंक है उसमें उत्तराखंड की रैंक आई है 5वीं। एक और जो सूचकांक आपको जो याद रखना है वो है हमारा स्वच्छता सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड की जो रैंक है 3रे स्थान पर है। और जो हमारा देहरादून जिला है वो 82वें स्थान पर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है। देखो दोस्तों ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आईटी पार्क कहाँ पे? देहरादून में। कुछ का तो पेपर ही आईटी पार्क सेंटर पड़ा था।
दोस्तों उनके लिए कितना आसान रहा होगा कि आईटी पार्क में ही उन्होंने बैठ के आईटी पार्क ऑप्शन टिक लगाया। 94 जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या रही है? तो दोस्तों हथकरघा के लिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, हथकरघा के लिए उधम सिंह नगर आएगा, क्योंकि यहीं पर सबसे पुरानी सूती मिल जो है 1819 में, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल उधम सिंह नगर में ही है। तो अगला जो क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो वो जिला है हमारा हरिद्वार जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है, और अल्मोड़ा जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का जो प्रधान मुख्यालय है, अभी जो वर्तमान में मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। पहले इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। अभी हाल ही में ये अभी वर्तमान में ये देहरादून में इसका मुख्यालय है। दोस्तों ये जो हमारा 97 में क्वेश्चन है, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद, जो उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन को गलत किया गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। तो कई बच्चों ने इसमें तृतीय क्षेत्र लगा दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें जिन बच्चों ने इसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन उन्होंने ये सही कर दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्वितीय क्षेत्र का। उत्तराखंड की जो सकल घरेलू जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र का है, जबकि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। तो दोस्तों अंतिम कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बच गए हैं। 98 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, अंतिम 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। वो है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है? तो दोस्तों ये आपके जबान पर रटा हुआ होगा क्वेश्चन, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये है उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। तो आखिरी जो हमारा 99 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है चमोली। ये जो उत्तराखंड की आप जो वेबसाइट विजिट करेंगे, तो उसमें जो अभी तक चमोली का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा बताया गया है। 8030 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद उत्तरकाशी 8016 वर्ग किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का। और जो चमोली है वो हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। अगला जो अंतिम क्वेश्चन जो हमारा 100वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निर्माण में भारतीय राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान था? जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था, और जो इसका जो क्रम रहा है वो हमारा रहा है 27वां। दोस्तों इसका 27वां जो हमारा क्रम रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये पेपर सॉल्व होता है। इसके 100 क्वेश्चन हमने कुछ 1 2 3 क्वेश्चन हमारे जो रह गए हैं वो हम जब आंसर की आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो आप बताइए आपका कितना स्कोर रहा है। आप कमेंट करके जल्दी से हमें अपने कमेंट करके बताइए आपके रिटर्न में कितने नंबर आ गए हैं, और आप बताइए कि आपकी तरफ से कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये पेपर हमारे द्वारा ये पेपर सॉल्व जो कराया गया है उससे आपको पता चला होगा कि हमारी कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।